A very warm-hearted good evening, students. So how you all are doing? I hope you all must be safe and healthy and must be studying regularly. ठीक है, do not skip your classes since we all know that because of the coronavirus school and colleges अभी इतनी जल्दी तो open नहीं हो रहे हैं. All you have is the support via online lectures. So जब online lectures देखा करिए तो अपना concentration and focus 100% दीजिए. भले ही 1 घंटे पढ़िए बट फोकस जो हो वो एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए. ठीक है, यही की फैक्टर है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर दिलाएगा इस साल. क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, वो पढ़ाई वाला माहौल, वो इस टाइम पर तो नहीं मिल पाएगा. तो अब आपके पास खुद से जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं आएगा पढ़ने का, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे. अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. एंड अगर आप मन बना लेते हैं, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर लेके आएंगे. एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द प्रॉपर गाइड थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स. I'll make sure that you will understand each and everything, and in addition we will also provide you the notes and assignments. So all you have to do is listen. Listening जो होता है वो बहुत ही important part होता है. अगर आप एक अच्छे listener हैं तो आपको आधी सक्सेस वैसे ही मिल जाती है. So without wasting much time of yours, let's begin with our new chapter which is हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. क्योंकि बातें तो होती रहेंगी बट पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब हम अपने नए चैप्टर पे आते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पढ़ाने से पहले जो मैं इस साल सीबीएसई ने सिलेबस रिडक्शन किया है उसको समझा देती हूँ. इस साल हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, यानी कि सीबीएसई ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन को हटा दिया. तो इस साल के जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देंगे उनको सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है. इस तरीके से आपने और भी चीज़ें देखी होंगी. बायोलॉजी में चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको तो पूरा ही हटा दिया गया है. ठीक है, देन इस चैप्टर से इवोल्यूशन को स्किप कर दिया गया है. ठीक है, तो जो इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ईजी कर दिया है सीबीएसई ने. बट क्योंकि जो क्राइसिस चल रही बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये हुआ है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो कि सिर्फ इस साल तक ही रहेगा. अगले साल या उसके अगले साल के बच्चों के लिए ये ऑफ़र नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको ये पूरे लेक्चर्स दूँगी, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन साथ में पढ़ाऊँगी. जो इस साल पेपर दे रहे हैं बच्चे वो क्या करें, वो सिर्फ उन्हीं लेक्चर्स तक पढ़े जहाँ तक हेरिडिटी की बात है. इवोल्यूशन को स्किप कर सकते हैं आप. ठीक है, आपका मन है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं. आपके कोर्स में ये नहीं है इस साल. सो ये डिडक्शन हुआ है जो कि सीबीएसई ने किया है फॉर क्लास 10th बायोलॉजी. ठीक है, इस तरीके से आपके और भी चैप्टर्स होंगे, आप देख लीजिएगा. साइंस में, फिजिक्स में भी डिडक्शन हुआ है, केमिस्ट्री में भी हुआ है. वो सबको आप प्रॉपर देखिए, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करिए. अब अगर हम बात करें हेरिडिटी की तो व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब होता है जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट में होते हैं, यानी कि फादर और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफस्प्रिंग में या कहिए उनके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होना, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं. जैसे कि अगर फादर एंड मदर जो हैं वो फेयर कलर के हैं, यानी कि जो उनका स्किन टोन है वो फेयर है, तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड होता है वो भी कैसा होता है, फेयर होता है. सिमिलरली अगर डार्क टोन होता है, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, तो जो चाइल्ड होगा वो भी कैसा होगा, डार्क होगा. अगर फादर एंड मदर के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं तो अल्टीमेटली बेबी के जो भी बाल होंगे वो भी कैसे होंगे, ब्लैक होंगे. तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. कभी ऐसा होता है क्या कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किसी डॉग को बर्थ दे रहे हैं,
या कैट को बर्थ दे रहे हैं, कैट हमेशा कैट ही को तो बर्थ देती है ना। हमारा जो भी फेशियल फीचर है, बॉडी डिजाइन है, वो एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह है, ठीक है। जब न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप देखोगे तो उसके पास भी नोज होती है, 2 आईज होती हैं, आईब्रोज होती हैं, लिप्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं, यानी कि पूरा प्रॉपर बेसिक जो भी ह्यूमन बीइंग्स का डिजाइन है वही डिजाइन जो है वो बेबी को मिलता है। तो ये किसकी वजह से हो पाता है? हेरिडिटी की वजह से। जो भी फीचर्स पेरेंट के होते हैं वही प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखो लिखा है एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि सबसे पहले आइज कलर, अगर पेरेंट की आइज जो है वो ब्लैक है तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन की कैसी होगी? ब्लैक, ठीक है। पेरेंट की आइज जो है वो ब्लू है तो फिर चिल्ड्रन की ब्लू होगी। तो इस तरीके से जो भी कलर आइज का पेरेंट का होता है वही आपका डिटरमाइन करेगा कि प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होगा यानी कि चिल्ड्रन जो होगा उसका कलर क्या होगा? आइज का, ठीक है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्शन, जो स्किन टोन आपके फादर एंड मदर का होगा वही स्किन टोन चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर फादर एंड मदर बहुत फेयर कलर के हों तो उनका जो चाइल्ड होगा वो बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कैरेक्टर्स आपके फादर एंड मदर में होंगे वही कैरेक्टर्स आपके डिलीवर होते हैं। हाँ, किसी किसी केस में हो सकता है क्योंकि वेरिएशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी होता है कि अपने फादर और मदर से हट के कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि आंखें हैं, अगर फादर की आइज ब्लू हैं एंड मदर की आइज ग्रीन है, बट जो चाइल्ड है उसकी आंखें उन दोनों में से किसी से मैच नहीं करती हैं, उसकी आइज थोड़ी अलग होती है, तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो उनकी वजह से। अदरवाइज जो फीचर्स होते हैं वो आपके इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वाया हेरिडिटी, ठीक। अगर हम साइंटिफिक वे में हेरिडिटी को डिफाइन करें तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स from the parents to their offspring is called as heredity. Am I clear? Next देखो, in simple terms heredity means continuity of features from one generation to the next. जो भी माँ बाप के फीचर्स होते हैं, पेरेंट के जो भी फीचर्स है वही बच्चे को मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप एक न्यू बॉर्न बेबी को देखोगे तो उसमें सारे फीचर्स अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं। 5 उंगलियां होती, नोज, आईज, आईब्रोज, लिप्स, स्किन कलर जो होगा वो अपने पेरेंट की तरह ही होगा, आईज का रंग, है ना। जो नाना नानी होते हैं वो तो देख कर ही कहते हैं ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है। तो ये सब क्या है? बेसिकली ये सब फीचर्स का कंटिन्यूटी है। हेरिडिटी के थ्रू ही जो फीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक पास ऑन होते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने नाना पे गया है या फिर बोलते हैं अपने परदादा पे गया है, तो वो वही चीज़ है, अपनी जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पास होते रहते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी मतलब जो होता है वो कंटिन्यूटी होता है फीचर्स का, जो भी फीचर्स होते हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक। नेक्स्ट देखो, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल ऑफ द पेरेंट्स। नाउ हाउ सेक्स सेल्स? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, सेक्स सेल मतलब कि स्पर्म एंड एग, इसके अंदर जो डीएनए न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, है ना। जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक्चुअली में फ्यूज क्या होता है? इसका मेल और फीमेल गैमीट के जो न्यूक्लियस होते हैं वही आपस में फ्यूज होकर आपका जाइगोट का न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि जो मेल पेरेंट का डीएनए होगा एंड जो फीमेल पेरेंट का डीएनए उसका एक हिस्सा, तो जब ये न्यूक्लियस होगा तो उसमें फादर का डीएनए एंड मदर का डीएनए, ठीक है, फादर एंड मदर का डीएनए आपस में कंबाइन होके बेबी का डीएनए बनाएगा, यानी कि 2 लोगों का डीएनए फ्यूज होकर बेबी का डीएनए बना रहा है। तो इसीलिए जो भी कैरेक्टर्स फादर और मदर के होंगे वो ऑटोमेटिकली बेबी में चले जाएंगे। नाउ हेरिडिटी के साथ यहाँ पर क्योंकि 2 पेरेंट के डीएनए मिल रहे हैं, 2
लोगों का डीएनए आपस में फ्यूज हो रहा है, दो लोगों के जीन आपस में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएशन भी आएगा, है ना। यहाँ पर जो डीएनए बनेगा उसमें फादर एंड मदर दोनों के जीन कंबाइन है, इसलिए जो वेरिएशन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फादर क्या है, मेल, तो उनमें अलग करेक्टर्स होंगे, उनके अलग फीचर्स, है ना। एंड जो मदर होंगे उनमें अलग फीचर्स, मदर की आइज ब्लैक है, फादर की आइज ब्लू है, तो उसके जीन अलग होंगे, उसके जीन अलग। देन मदर की अगर जो स्किन कलर है वो आपका फेयर है, फादर का डार्क है, तो उसका जीन अलग, उनका जीन अलग। जो बेबी में डीएनए आएगा उसमें तो फादर के भी डीएनए है, मदर के भी डीएनए है। अब वो बात की बात है कि कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट होता है, कि फादर का कलर मिलेगा कि मदर का कलर मिलेगा या अपना ही कोई नया कलर होगा, वो डिपेंड करता है। तो कहने का ये मतलब है कि हेरिडिटी और वेरिएशन साथ साथ चलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें हेरिडिटी और वेरिएशन साथ साथ होते हैं। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म क्या कभी एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, बट क्या आप अपने पेरेंट की तरह एग्जैक्ट दिखते हो क्या? नहीं। आपका फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फीचर्स सब डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जो नोज़ होगी वो अपने फादर जैसी होगी या मदर जैसी होगी, या आइज़ अपने फादर या मदर जैसी होगी, या कलर या स्किन वगैरह वगैरह। बट क्या पूरा कॉपी होते हो क्या अपने पेरेंट्स की? नहीं ना, बहुत डिफरेंस होता है। तो यही चीज़ जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। एंड जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है उसको कहते हैं हेरिडिटी। देखो कितनी अच्छी बात है, जो सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती है अपने फादर और मदर से कैरेक्टर्स में, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। एंड जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं अपने फादर और मदर के कंपेयर में अपने आप पर, उसको कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, द ऑफस्प्रिंग आर नेवर ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मैंने अभी बताया ना कि जो पेरेंट्स होते हैं उसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। वो क्यों होते हैं? क्योंकि दो लोगों का डीएनए मिलकर बेबी का डीएनए बनाता है, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो एकदम नए होंगे। नया रिकॉम्बिनेशन आया ना, फादर एंड मदर का डीएनए रिकम्बाइंड हुआ, तो नया डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से एकदम नए फीचर्स देखने को मिलते हैं बेबी के अंदर, ठीक है। वेरिएशन इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज होकर भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। किसी की लंबी हाइट होती है, किसी की कम हाइट होती है, कोई जो होता है एकदम बौना होता है, कोई बहुत लंबा होता है। देन किसी की आंखें ब्लू, किसी की आंखें ब्लैक, किसी की आंखें ग्रीन, है ना, किसी के बाल ब्लैक, किसी के ब्राउन। तो इस तरीके से जो भी आपको इतनी सारी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज में, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको वेरिएशन दिखाने की कोशिश करी है। जैसे इसमें आप दो डायग्राम देख सकते हो। एक डायग्राम में जो ईयर लोब्स है वो हैंग करते हैं एंड किसी किसी में अटैच होता है। जो हैंगिंग ईयर लोब्स होते हैं काफ़ी मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, जबकि ये अटैच ईयर लोब काफ़ी कम ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, बट है तो दोनों ही, ठीक है। सो देखो, इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग, तो यहाँ पर हैंग होते हुए दिखता है ज़्यादातर लोगों में, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अपना चेक करके देखिए कि आपके ईयर लोब हैंगिंग है कि अटैच है। मेरे तो हैंगिंग है। मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी में पीपल में हैंगिंग होता है ईयर लोब। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिसमें आपका ईयर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। क्लियरली टंग, कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? वेरिएशन है, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपने टंग्स को रोल करने की। तो आप करके देखिए, कोशिश करिए। अगर आप टंग को रोल कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि ये क्या है? वेरिएशन है, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही एग्जाम्पल से, आईज कलर, हेयर कलर, स्किन टोन वगैरह वगैरह, जो कि एक ही स्पीशीज में उनको एक जैसा नहीं बनाते हैं, है ना। इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी 100% सिमिलर नहीं होते हैं,
वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए जो डीएनए होता है उसमें वेरिएशन के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही डीएनए है, उसी की कॉपी होनी है, कॉपी होने में ज़्यादा गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो वेरिएशन होता है वो ना बराबर होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखने को मिले। तभी ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनका सर्वाइवल ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल बेहतर करने वाला कौन होता है, वेरिएशन। एंड वेरिएशन जो है वो हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनती जाती है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो देखो, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रेज आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी कॉपी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो वॉल होती है वो ब्रेक करती है, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, है ना। तो क्या हुआ, कोई चेंज आया, वही डीएनए था, वही डीएनए की कॉपी हुई। जैसे कि आप जब फोटो कॉपी कराने जाते हो ना, तो सेम फोटो कॉपी निकल के आती है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी जो डीएनए है उसकी सेम फोटो कॉपी होती है, देन नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस कुछ नहीं रहते, इसीलिए इनका सर्वाइवल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसीलिए इतने बल्क अमाउंट में बनते हैं। बैक्टीरिया 1 मिनट में हजारों सैकड़ों बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है, तो वो जितना ज़्यादा हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर 1000 में से अगर सारे मर जाएंगे तो भी 2-3 तो बचेंगे, फिर वो 2-3 1 मिनट में फिर 1000 की कॉलोनी बना देंगे, इस तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, दे टेंड टू प्रिजर्व द सिमिलैरिटीज अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू गिवन लाइन ऑफ डिसेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक बैक्टीरिया है तो इसने ऑफस्प्रिंग जो दिए वो सारे बिल्कुल एक बराबर एक समान होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, कार्बन कॉपीज। नेक्स्ट देखो, दे एग्जिबिट वेरी लिटिल वेरिएशन ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और म्यूटेशन विच आर सडन चेंजेस इन जीन। नाउ एक तो ये वेरिएशन शो नहीं करते क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसका जो कॉपी होता है डीएनए का उसमें कोई गलती होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, बहुत रेयर होता है कि कोई गलती हो जाए उसमें, ठीक है। एक ही पेरेंट का डीएनए तो कहाँ से कोई चेंज आएगा। बट कभी कभी अगर कोई अचानक से इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए तो वो आपका डीएनए को चेंज कर सकता है, वेरिएशन ला सकता है, या फिर म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन मतलब होता है सडन डैमेज या चेंज इन द जीन्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू अ हार्मफुल इन्वायरमेंट। अगर किसी हार्मफुल इन्वायरमेंट में एक्सपोजर हो जाए जिसकी वजह से डीएनए के जीन्स जो हैं उसमें चेंज आ जाए, या तो वो अपनी लोकेशन से किसी और लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाए या डिसरप्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें क्या करेंगी, बहुत बड़े वेरिएशन को कॉज करेंगी, एंड वो वेरिएशन ही हम देख पाएंगे इन ऑर्गेनिजम्स में। कहने का मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में फिर वो जो वेरिएशन है आप उनको देख पाओगे, जो कि म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस क्या है, सडन चेंज, जैसे कि यूवी रेज, अगर किसी बैक्टीरिया को अगर आप यूवी रेज में एक्सपोज कर दोगे तो उसका डीएनए जो है वो खराब हो जाए। इनफैक्ट बैक्टीरिया क्या, यूवी रेज आप सभी को पता है हार्मफुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो अगर उस पर एक्सपोज हो जाए तो डीएनए में काफ़ी बड़ा वेरिएशन आता है, जीन्स जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। अगर जो वेरिएशन हुआ वो उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कर दे तो म्यूटेशन आपके लिए यूजफुल है, एंड अगर उस वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो फिर वो कैसे है, हार्मफुल है, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स ओनली म्यूटेशन आर हेरिटेबल। तो म्यूटेशन ही हेरिटेबल मतलब उस जनरेशन जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ है उस ऑर्गेनिज्म से
जब वो नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वेरिएशन उसकी प्रोजेनी में देखने को मिलेगा, यानी कि वो इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ म्यूटेशन से होने वाले वेरिएशन ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होते हैं। ठीक है, बाकी तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इनमें कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सिमिलैरिटीज आपको अपने पेरेंट्स से देखने पे मिलती है, जैसे कि आपकी आंखें अपने पेरेंट्स से मिल रही है, या बालों का रंग, या स्किन कलर, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटी हैं। एंड जो डिफरेंसेस आप अपने में और अपने पेरेंट्स में देखते हो वो क्या है, वेरिएशंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व and there is a formation of fusion of gametes, formation and fusion of gametes। तो gametes का फ्यूजन होता है, तो उस gametes में क्या होते हैं, फादर एंड मदर के डीएनए, यानी कि फादर एंड मदर के जीन्स, यानी कि फादर एंड मदर के कैरेक्टर्स, एंड वो आपस में फ्यूज होते हैं। गैमीट के साथ साथ फादर एंड मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में फ्यूज होते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम नया ही सेट जीन का रखता है, जिसमें फादर एंड मदर दोनों के ही जीन्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, द ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जीन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जीन मैंने बताया ना, फादर एंड मदर दोनों के जीन्स आपस में मिलते हैं, इसीलिए वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉट द कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स अनलाइक the organism who are reproducing by asexual reproduction। ठीक है, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है पेरेंटल जीन्स, मैंने बताया ना, पेरेंट फादर का जीन मदर का जीन आपस में मिलकर फ्यूज होकर बच्चे का जीन बनाते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, फादर एंड मदर के कैरेक्टर्स का, दैट इज वाई दे आर नॉट द कार्बन कॉपीज। ठीक है, सो वेरिएशन विच अकर आर हेरिटेबल, तो वेरिएशन जो होते हैं वो हेरिट हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज लॉजिक बिहाइंड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पेरेंट यानी कि फादर एंड मदर, फादर की आईज जो है वो ब्लैक कलर की है एंड मदर की आईज जो है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, एंड जो चिल्ड्रन है उसकी जो आईज है ना वो फादर पे है ना मदर पे है, उसकी आईज ब्राउन कलर की है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक, फर्स्ट केस। दूसरा केस देखते हैं, अगर फादर की आईज ब्राउन कलर की है एंड मदर की आईज जो है वो ग्रीन कलर की है, जो चिल्ड्रन है उसकी आईज जो है वो ग्रीन कलर की है, यानी कि अपनी मम्मी की कलर की आईज है, तो उसके पीछे रीजन क्यों है? क्यों उसने अपनी मम्मी का ही आईज का कलर लिया, ना कि फादर का? कौन सा कैरेक्टर फादर से जाना है, कौन सा कैरेक्टर मदर से मिलना है, जबकि दोनों के जीन तो उसके पास दोनों के ही हैं, यानी कि फादर के आईज का कलर का जीन भी बच्चे में होगा, मदर के आईज के कलर का जीन भी जाएगा, तो वाई इट हैज ओनली इनहेरिटेड इट्स मदर आईज कलर? ठीक है, क्यों अपने मम्मी का ही उसने कलर इनहेरिट किया? उस कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा प्रोजेनी में? इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का ही लॉजिक को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने जीन्स, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी वगैरह वगैरह की बातें स्टार्ट करी थी, यानी कि फाउंडेशन रखी थी। फाउंडेशन मतलब समझ में आता है, नींव। तो सबसे पहले उन्होंने ही इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था कि कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर फादर की आईज ब्लैक है एंड मदर की आईज जो है ग्रीन है, तो बच्चे को ग्रीन कलर की आईज क्यों मिली है, ब्लैक क्यों नहीं मिली है? उसके पीछे के एक्सप्लेनेशन या कहिए लॉजिक को सबसे पहले बताने वाले कौन थे?
ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर उन्होंने अपने लॉ दिए इनहेरिटेंस के। मतलब कि इनहेरिटेंस मतलब समझ में आता है ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, कौन से लॉ, कौन से फैक्टर्स उसके पीछे हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा फैक्टर फादर से मिलना है, कौन सा कैरेक्टर मदर से मिलना है, इन सभी को ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बताया था, एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो कि उन्होंने कंडक्ट किए थे। ठीक है, नाउ बिफोर हेडिंग ऑन टू द ग्रिगोर जॉन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, आई वांट टू एक्सप्लेन फ्यू टर्म्स। कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जब आप वहां पढ़ोगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगी, तो इसीलिए मैं पहले उन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको किसी भी तरह का डाउट या कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को और उनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे एंड देन फिर हम फाइनली मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर आएंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले है क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? आप सभी जानते हैं कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। देखो अभी बताया ना, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बना किसके हुआ होता है? डीएनए। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि जो डीएनए होता है वही आपका रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए। जो भी बॉडी डिजाइन, जो भी फीचर्स आपको अपने पेरेंट से मिलते हैं वो इसीलिए क्योंकि पेरेंट का डीएनए ही आप में जाता है ना। तो क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है। ठीक है, डीएनए ही आपका क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग तरह का क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में क्यों? क्योंकि देखो इस तरीका है ना, 1 और 2, यानी कि एक पेयर में कितने होते हैं? 2। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 23 पेयर में कितने होंगे? 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो देखो इस डायग्राम से आपको एक प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कैसे सेल में आपके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। देखो ये आपका सेल है, सेल के अंदर आपको ह्यूमन बीइंग का सेल है तो 23 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अब उसमें एक क्रोमोसोम को ही जूम करके दिखाया है, तो देखो एक पेयर और ये, ठीक है, 2 है ना, 2 क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब देखो उसको खोल के दिखाया, इसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया, तो देख रहे हो बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने रस्सी को एकदम मरोड़ मरोड़ के रखा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड, बेसिकली थ्रेड है क्या? ये डीएनए का थ्रेड है। तो यहाँ पर जो आपको कॉइलिंग दिख रही है वो किसकी है? डीएनए की है। तो देखो इस कॉइलिंग को इन्होंने और खोला और खोल के आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है कि ये कॉइलिंग के अंदर क्या है। तो ये कॉइलिंग जब आप खोलोगे, देखो यहाँ पे खोली, फिर और खोला, ठीक है, और ओपन हुआ, तो फाइनली ये ओपन हो गया एक डीएनए में। ठीक है, दिख रहा है? तो यानी कि पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? डीएनए का बना हुआ होता है। एंड डीएनए किसके बने हुए होते हैं? जीन्स के बने होते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्रोमोसोम का है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। ठीक।